हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हमारे बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट फर्स्ट को। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप समझ गए तो एग्जाम में आसानी से लिख कर आ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है कोलाइडल डिस्पर्शन। इसको इंट्रोडक्शन समझने से पहले कुछ बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। पहले देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है जो सॉल्यूशन में हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सोल्यूट वो होता है जो लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन हम ऐसे बना सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? इंटररिएक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल। जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा सोल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच, उतना ही अच्छा सॉल्यूशन बनेगा। अब सॉल्यूशन इस बेस पे हम कितने टाइप के बना सकते हैं? दो टाइप के, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनस का मतलब क्या होता है? सेम, जिसमें सिंगल फेज हो। जैसे अगर पानी में अगर हम शुगर को डिजोल्व करें तो एक समय बाद क्या होगा, जो शुगर होगी वो पूरी तरह से पानी में घुल जाएगी और एक सिंगल फेज के रूप में दिखेगी, उसमें कुछ अलग पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। तो ऐसे होमोजेनस ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो सिंगल फेज में होते हैं। उसी तरह हेटेरोजेनस क्या होता है? हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो होमोजेनस तो समझ गए सिंगल फेज होता है, और हेटेरोजेनस क्या होते हैं? जिसमें दो अलग अलग फेज होती है। जैसे अगर हम मिट्टी को पानी में घोलें तो दो अलग अलग, मिट्टी कभी भी पानी में नहीं घुलेगी, जो सैंड होती है वो पानी में कभी भी नहीं घुलेगी। तो हमें दो अलग अलग फेज देखने को मिलेगी। जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं मिट्टी के, वो पानी में नहीं घुलेंगे, वो अलग ही आपको दिखाई देंगे। तो आप समझ गए कि होमोजेनस क्या होता है, हेटेरोजेनस क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और होमोजेनस क्या होता है? जिसमें सिंगल फेज होती है, जिसमें दोनों पार्टिकल दोनों फेज मिक्स हो जाती है एक दूसरे में। और हेटेरोजेनस क्या होता है? जिसमें दो फेज मिलकर बनी होती है। तो अब हम देखते हैं अपने कोलाइडल सॉल्यूशन को। ये भी एक सॉल्यूशन होता है। अब आपको पता है सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के, वो लेस देन 1000 नैनोमीटर या 1 माइक्रोमीटर। अब आपको पता है कि इतनी छोटी साइज है, वो आपको दिखाई तो देगी नहीं। तो इसकी प्रॉपर्टीज होमोजेनस के लायक होती है। जैसे इनकी प्रॉपर्टी होती है जो होमोजेनस जैसी होती है, जैसे सिंगल फेज में दिखाई देता है। लेकिन हम इसको होमोजेनस कह नहीं सकते। आपको पता है अगर सॉलिड पार्टिकल है इसमें तो होमोजेनस तो ये होगा नहीं, तो ये हेटेरोजेनस ही होता है। क्योंकि इसमें सॉलिड पार्टिकल तो है, चाहे दिखाई दे या ना दे, लेकिन सॉलिड पार्टिकल तो इसमें प्रेजेंट होते ही हैं, इसलिए हेटेरोजेनस होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। अब यही इंट्रोडक्शन में यही है कि हेटेरोजेनस सिस्टम होता है ये, जिसमें एक फेज होती है जो डिस्पर्स फेज होती है, एक डिस्पर्स मीडियम होता है। ठीक है, और ये हो गया, इसमें बता दिया। एक डिस्पर्स फेज होती है, एक डिस्पर्सन मीडियम होता है। पार्टिकल साइज इसकी रेंज होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। जो इसकी जो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, उसकी रेंज होती है 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। इसके एग्जाम्पल हो गए स्टार्च एंड जिलेटिन्स। अब इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। पार्टिकल के डायमीटर के बेस पे हम इसको तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया मोलिकुलर डिस्पर्शन, दूसरा कोलाइडल डिस्पर्शन, और तीसरा हो गया कोरस डिस्पर्शन। चलो इसको समझते हैं। जो कोलाइडल डिस्पर्शन के जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज क्या होती है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। जो 1 नैनोमीटर से भी जिनकी पार्टिकल्स की साइज कम होती है वो मोलिकुलर डिस्पर्शन में आते हैं, और जिनकी साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होती है वो कोरस डिस्पर्शन में आते हैं। तो हम इसे आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं। जो 1 नैनोमीटर से कम पार्टिकल साइज होती है वो मोलिकुलर डिस्पर्शन में आते हैं, और जिनकी साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होती है वो कोरस डिस्पर्शन में आते हैं। तो इनके और कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। चलो, विजिबिलिटी क्या होती है? अब इनकी पार्टिकल साइज बहुत छोटी है,
तो ये नॉर्मल आंखों से या नॉर्मल तरीके से दिखेंगे नहीं, तो इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू ही देख सकते हैं। और जो कोलाइडल डिस्पर्सन है वो भी, जो इनमें पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा ही देखे जा सकते हैं, ऐसे नॉर्मली देखे नहीं जा सकते क्योंकि इनकी पार्टिकल साइज बहुत ही छोटी होती है। लेकिन जो कोरस डिस्पर्सन वाले जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इनको क्लासीफाई विजिबिलिटी देखने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जरूरी नहीं है, इनको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देख सकते हैं। और अब बात करें आगे सेपरेशन की, तो जो मोलिकुलर डिस्पर्सन के जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज बहुत ही छोटी होती है, तो सेपरेट उनको कर नहीं सकते क्योंकि वो आसानी से भी किसी भी मेम्ब्रेन द्वारा आसानी से भी पार हो सकते हैं, तो इनको इजीली क्या नॉट पॉसिबल ही नहीं है इनको सेपरेट करना। और जो कोलाइडल डिस्पर्सन के जो पार्टिकल होते हैं उनको सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। और जो कोरस डिस्पर्सन वाले सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर पेपर द्वारा भी इजीली सेपरेट किया जा सकता है। अब बात करें डिफ्यूजन रेट की, तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल साइज बहुत ही छोटे होते हैं तो ये आसानी से पार कर जाते हैं, रैपिडली पार हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके कंपैरिजन में इसके पार्टिकल साइज ज़्यादा बड़े होते हैं तो ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होता है। और जो कोरस पार्टिकल्स होते हैं, जो कोरस डिस्पर्शन में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, उनके उनकी पार्टिकल साइज बहुत ही बड़ी होती है तो वो डिफ्यूज नहीं हो पाते, पार नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये रैपिडली हो जाएगा, ये स्लो हो जाएगा और ये डिफ्यूज नहीं होगा। अब अगला कैरेक्टरिस्टिक देखें नेचर, तो आपको पता है कि जो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज बहुत ही छोटी होती है, तो हम उनको होमोजेनस कह सकते हैं क्योंकि वो सिंगल फेज में दिखाई देंगे। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको वो सिंगल फेज में दिखाई देंगे। और जो कोलाइडल डिस्पर्सन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम हेटेरोजेनस कहते हैं, वो भी दिखाई तो नहीं देते लेकिन इसमें हम उनको, जो मोलिकुलर डिस्पर्सन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी देखा ही नहीं जा सकता, बहुत ही रेयर केस में देखा जा सकता है, बहुत ही कम चांस में देखा जा सकता है। लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू भी देखा जा सकता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हेटेरोजेनस ही होते हैं, क्योंकि होते तो ये हेटेरोजेनस ही है क्योंकि इनमें सॉलिड पार्टिकल्स तो पर्दे होते ही हैं। और जो कोरस डिस्पर्सन होते हैं उनको भी हेटेरोजेनस ही कहा जाता है क्योंकि ये तो साइज में भी बड़े होते हैं, 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, तो इनको तो आसानी से देखा जा सकता है। तो अब अगले कैरेक्टरिस्टिक पे जाएं, अपीयरेंस देखें तो ये इतने छोटे होते हैं कि जो सॉल्यूशन में ये दिखाई नहीं देते, ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है सॉल्यूशन, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है एकदम। और जो कोलाइडल डिस्पर्सन होता है इसमें क्या होता है, एकदम क्लाउडीनेस आ जाता है, सॉल्यूशन में क्लाउडीनेस से दिखाई देता है। और ओपेक, इसमें क्या होता है कि एकदम एकदम धुंधला हो जाता है सॉल्यूशन, तो इसको आसानी से देखा जा सकता है। अब अगला देखें, सेटलिंग पार्टिकल्स का मतलब हो गया नीचे बैठना। तो इसमें क्या होता है, जो मोलिकुलर डिस्पर्सन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल नहीं होते क्योंकि वो सॉल्यूशन में अच्छे तरीके से घुल जाते हैं, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज एकदम छोटे होने के कारण वो एकदम सॉल्यूशन में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, जिनके कारण वो सेटलिंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटलिंग डाउन नहीं हो पाते अच्छे से। और जो कोलाइडल डिस्पर्सन के जो पार्टिकल होते हैं वो अंडर सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगता है, आपने थर्ड सेम में पढ़ा होगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के थ्रू हम किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सॉलिड पार्टिकल्स के जो हेवी पार्टिकल्स होंगे, जो लार्जर पार्टिकल और शॉर्टर पार्टिकल्स को आसानी से डिफरेंट सेपरेट किया जा सकता है। अब अगला कैरेक्टरिस्टिक देखें, टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, टिंडल इफेक्ट का मतलब समझे तो टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है जैसे कोई भी लाइट आ रही है तो जब वो सॉलिड पे या किसी पार्टिकल्स पे गिरती है तो उनका मुड़ जाना, रिफ्लेक्ट हो जाना, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब आपको पता है कि मोलिकुलर डिस्पर्सन में जो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी साइज बहुत ही छोटी होती है, जिनके कारण उन पे कोई टिंडल इफेक्ट लगता नहीं है। और इसमें जो होता है उसमें पार्टिकल्स की साइज थोड़ी बड़ी होती है जिनके कारण वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो इसमें प्रेजेंट होता है, यस हो गया, इसमें भी यस हो गया, ठीक है। अब चलो अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम।
इसमें एक डिस्पर्स फेज होती है, डिस्पर्सन मीडियम होता है। अब आपको पता है जो डिस्पर्स फेज होती है जिसे हम सॉलिड भी बोल सकते हैं, और जो डिस्पर्सन मीडियम होता है उसे हम सॉल्वेंट बोल सकते हैं। जब सोल्यूट सॉलिड होता है और जब सॉल्वेंट सॉलिड होता है तो वो दोनों मिलकर एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं, और इसका एग्जांपल हो गया कोलोइडल गोल्ड। और जब सॉल्यूट लिक्विड होगा और सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो वो दोनों मिलकर जेल्स का जो जेल होते हैं वो जेल बनाएंगे, और उसका एग्जांपल हो गया वैक्स जेल। जो जेल लगाने वाली आती है जो बच्चे लगाते हैं सर में, वो लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन का मिक्सचर ही होता है। और अगर तीसरा देखें, अगर सॉल्यूट गैस और सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो वो एक सॉलिड फॉर्म बनाएंगे, जैसे फोम रबर। जो रबर होते हैं जो फोम वाले जो गद्दों वगैरह में यूज होते हैं, वो गैस और सॉलिड के मिक्सचर से ही बनते हैं। ठीक है, अगर सॉल्यूट सॉलिड हो गया और सॉल्वेंट अगर लिक्विड होगा तो सोल बनेगा। जैसे इसका एग्जांपल हो गया प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर ही होता है। ठीक है, अगर सॉल्यूट लिक्विड हुआ और सॉल्वेंट लिक्विड हुआ तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? इमल्शन, जो आपने फर्स्ट सेम में बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा। और इसका एग्जांपल हो गया मिल्क। अगर सॉल्यूट हो गया गैस आपका और सॉल्वेंट हो गया लिक्विड तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? फोम बनाएंगे। जैसे जो साबुन हम यूज करते हैं, जब उनको हम हाथ पे रब करते हैं तो क्या होता है? वो झाग बना लेते हैं, ये फोम बनाते हैं। उसी का एग्जांपल हो गया गैस और लिक्विड का एग्जांपल है वो। ठीक है, अगला, जब जो सॉल्यूट होता है वो सॉलिड हो और जो सॉल्वेंट हो वो गैस हो तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एरोसोल ऑफ सॉलिड। एरोसोल क्या होता है? एरोसोल एक कंप्रेस्ड गैस होती है। ठीक है, जो सॉलिड अगर और गैस अगर मिलके बनाएंगे तो एरोसोल ऑफ सॉलिड, सॉलिड का एरोसोल बनेगा, जैसे स्मोक हो गया। और अगर लिक्विड और गैस मिलके बनाएंगे तो एरोसोल ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड का एरोसोल बनेगा, जैसे फॉग हो गया, क्लाउड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं साइज एंड शेप ऑफ कोलाइडल प्रिपरेशन। द पार्टिकल साइज इन्फ्लुएंस कलर एंड डिस्पर्शन। अब इसे समझते हैं कि ये कैसे होता है, ये कलर और डिस्पर्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है पार्टिकल साइज। जैसे हम देखें तो जैसे जितनी बड़ी पार्टिकल साइज होगी, अगर लाइट उस पर क्रॉस आएगी, जैसे लाइट आएगी तो वो जितनी बड़ी पार्टिकल साइज होगी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा लाइट को और इमिट लेस करेगा। जैसे इमिट का मतलब हो गया लाइट को रिफ्लेक्ट करना या निकालना, अपने अंदर से निकालना लाइट को। तो जितनी बड़ी साइज होगी पार्टिकल की उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अगर लाइट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा लाइट को तो इमिट तो लेस करेगा ही, क्योंकि लाइट बचेगी नहीं क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर ली। अब पार्टिकल की साइज जैसे जैसे डिक्रीज होगी वैसे वैसे इमिटेशन बढ़ेगा और एब्जॉर्प्शन घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल की साइज डिक्रीज होगी वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन घटेगा। अगर एब्जॉर्प्शन घटेगा तो इमिटेशन बढ़ेगा। जैसे पार्टिकल से इसमें बहुत छोटी है तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम है, अगर एब्जॉर्प्शन कम है तो इमिटेशन अपने आप बढ़ गया। एब्जॉर्ब लेस इमिट मोर, एब्जॉर्प्शन घटेगा तो इमिटेशन बढ़ेगा। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि पार्टिकल साइज इन्फ्लुएंस डिस्पर्शन, कलर एंड डिस्पर्शन। क्यों? अगर पार्टिकल्स की साइज बड़ी होगी तो वो क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, और पार्टिकल की साइज कम होगी तो वो इमिट ज़्यादा करेगा। लार्जर द पार्टिकल शॉर्टर द वेवलेंथ ट्रांसमिटेड। अगर पार्टिकल की साइज छोटी होगी तो जो लाइट होगी वो ट्रांसमिट ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो हमने दो सॉल्यूशन बनाए गोल्ड विथ वाटर के। उसमें एक पार्टिकल साइज जो इसमें एक सॉल्यूशन बनाया वो बनाया हमने कोलाइडल वाला पार्टिकल्स लिए, जिसकी पार्टिकल साइज क्या होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। और दूसरा हमने लिया कोरस वाला, तो जिसकी पार्टिकल्स की साइज क्या होती है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा। तो हमने क्या देखा कि जो हमने ये कोलाइडल वाला सॉल्यूशन लिया था उसमें क्या है कि रेड कलर आया, और जो कोरस वाला था उसमें ब्लू कलर आया। तो हमें क्या पता चला? जिसमें पार्टिकल्स की साइज छोटी है उसमें रेड कलर आया, अगर पार्टिकल्स की साइज बड़ी हो गई तो उसमें कलर चेंज हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स की साइज का इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, बहुत बड़ा रोल होता है।
तो जैसे पार्टिकल्स की साइज छोटी है तो रेड कलर आया, अगर पार्टिकल्स की साइज बढ़ गई तो कलर रेड से ब्लू हो गया। तो इसी प्रकार हम ऐसे बोल सकते हैं कि शेप आल्सो इन्फ्लुएंस कलर ऑफ पार्टिकल्स। कैसे? जैसे अगर गोल्ड लिया हमने, अगर वो स्पेरिकल शेप का है तो उसका कलर रेड हो जाएगा। अगर गोल्ड डिस्क शेप का लिया हमने सॉल्यूशन में तो वो सॉल्यूशन का कलर कैसे हो जाएगा? ब्लू। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।